नेट क्वालिफाई आपने कर लिया, एक हर्डल आपने पार कर लिया है। कैसा लग रहा है आपको? सर आई एम फीलिंग वेरी गुड। मुझे अच्छा लग रहा है कि आपकी गाइडेंस और पूरी अड्डा 24/7 की टीम से मुझे गाइडेंस मिली। और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और अच्छा। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना यूजीसी नेट क्वालिफाई करा है। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा है? सर वो सब बहुत खुश थे जब उनको पता चला था रिजल्ट आ गया है। प्रिपरेशन में कौन कौन सी बातें थी जो आपने ध्यान रखी? और ये सब मिथ होता है कि लोग बोलते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम जेआरएफ या नेट क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। हम्म। फिर उसके बाद आप भी हमें लास्ट मंथ में आपने बहुत सपोर्ट करा था। आपकी जो टू द पॉइंट सीरीज थी वो वेरी हेल्पफुल थी। तो आपने पेपर वन को कैसे तैयार किया, क्योंकि पेपर टू तो हर बच्चे का पढ़ा हुआ होता है। अपने नोट्स से ही पढ़ती थी, तो मैंने अपने सारे नोट्स बना रखे थे, उसी से मैंने सारा पढ़ा है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूजीसी नेट अड्डा 24/7 में। आज मैं मिलवाने जा रहा हूं आपको एक ख़ास शख्सियत से, और ये ख़ास इसलिए हैं क्योंकि ये मेरी प्रिपरेशन के दौरान इन्होंने अपनी पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के साथ साथ इन्होंने मैनेजमेंट में नेट क्वालिफाई किया, और ये बहुत अच्छी बात है। ये पहली स्टूडेंट थी जिन्होंने मुझे खुद से भेजा कि सर आपका पढ़ाया हुआ और जो मैं आपकी क्लास लेती थी उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, और तैयारी ऐसी हुई कि मैंने मैनेजमेंट में नेट क्वालिफाई कर लिया। तो आज की इस खास पेशकश में आपसे मैं मिलवाने जा रहा हूं सिया गोसाई को। जो हाय सिया। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, आई कैसे होप हैं यू आर आप? डूइंग वेल। सर आई एम डूइंग वेरी वेल। चलिए, पहली बात तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप अब असिस्टेंट प्रोफेसर की दौड़ में सबसे आगे निकल आई हैं। नेट क्वालिफाई आपने कर लिया, एक हर्डल आपने पार कर लिया है। कैसा लग रहा है आपको? सर आई एम फीलिंग वेरी गुड। मुझे अच्छा लग रहा है कि आपकी गाइडेंस और पूरी अड्डा 24/7 की टीम से मुझे गाइडेंस मिली। और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और अच्छा। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना यूजीसी नेट क्वालिफाई करा है। सो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी और प्राउड अपने पेरेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा है? सर वो सब बहुत खुश थे जब उनको पता चला था रिजल्ट आ गया है। विद इन हाफ आवर्स जब फाइनल आंसर की आई थी उस टाइम मैं हाँ। कैलकुलेट ही कर रही थी और मेरा 200 स्कोर आ रहा था। और जैसे ही एक नोटिफिकेशन आया था रिजल्ट आउट, तो उसी टाइम मैंने अपना चेक करा। सो द सेम मार्क्स आई गॉट इन द हम्म। रिजल्ट ऑल्सो। ओके। एंड मेरी परसेंटाइल थी 98.206, ओके। 200 आउट ऑफ परफेक्ट। 300। परफेक्ट। चलिए, अच्छा लगा ये सुन के। तो आपसे हम जानेंगे कि कैसे प्रिपरेशन आपने की, और प्रिपरेशन के दौरान कैसे आप मोटिवेट रहीं, कैसे इंस्पायर्ड रहीं, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है एक एस्पिरेंट की लाइफ में। तो आज मैं कम बोलूंगा, ज़्यादा मौका मैं इनको दूंगा कि ये बोलें। तो सबसे पहले अगर हम शुरुआत करते सिया, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि जब आप प्रिपरेशन कर रही थी, एक तो आपने पहले ही अटेम्प्ट में ये एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, जो कि आपके लिए बोनस है, और मुझे उम्मीद है कि शायद आप दिसंबर में जेआरएफ भी क्वालिफाई कर लेंगे अगर आप जेआरएफ का फॉर्म भरती है नेक्स्ट साइकिल के लिए। तो आप प्रिपरेशन कैसे आपने की? प्रिपरेशन में कौन कौन सी बातें थी जो आपने ध्यान रखी, और आने वाले एस्पिरेंट्स को, यानी फ्यूचर में जो बच्चे एग्जाम के लिए देना चाह रहे हैं, एस्पायर कर रहे हैं, उनको क्या बातें ध्यान में रखनी होंगी? सर फर्स्ट चीज तो मैं सारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स को यही बोलूंगी कि ये सब मिथ होता है कि लोग बोलते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम जेआरएफ या नेट क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। हम्म। पहले मुझे भी यही लगता था क्योंकि मुझे इस फील्ड के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी। और मैं इसमें बहुत लेट मैंने एनरोल कराया था। मैं जनवरी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी क्लासेस। तो हम्म। जनवरी फरवरी मार्च में, मार्च मिड में जब होली का टाइम था, उस टाइम मैंने ये सोचा था कि मुझे ये करना है। और मेरा 2.5 मंथ्स का सिलेबस पेंडिंग था। वो सब मैंने अपने फैमिली से डिस्कस करा, तो मुझे मेरे पेरेंट्स ने भी मोटिवेट करा कि इट्स ओके। आपको फर्स्ट अटेम्प्ट होगा तो आपको पता चलेगा कि एग्जाम में कैसे प्रिपरेशन करते हैं, और आपको वहाँ का इन्वायरमेंट पता चलता है, तो आपको एग्जाम के बारे में पता चलेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में हम्म। आई वॉज नॉट एमिंग कि मुझे करना ही करना है, बट मैं एक एक्सपीरियंस के लिए कर रही थी। बट हम्म। आफ्टर दैट जब मैंने डेमो क्लासेस वगैरह लिए, फिर मैंने रजिस्ट्रेशन करके अपना ये सेशन स्टार्ट करा, जुलाई से सेशन वाला। फिर हम्म। उसके बाद मैंने क्लासेस स्टार्ट करी थी, तो मुझे जो कस्टमर सपोर्ट होता है उन्होंने भी मुझे यही गाइडेंस दी थी कि आप अपनी क्लासेस लेते रहो, साथ में आप अपना पेंडिंग वाला जो क्लासेस है उनको रिकॉर्डेड देख लेना। तो मुझे भी यही लग रहा था कि मैं लाइव क्लासेस तो जो पेड सेशन था उसको लेती थी, साथ में जो रिकॉर्डेड था मैं भी उसको पैरेलली कोप अप कर रही थी। और मैंने उसको 1 to 1.5 मंथ्स में सब कवर कर लिया था। साथ साथ मैं रेगुलर क्लासेस ले रही थी। फिर हम्म। जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ था,
मिड एंड तक। उसके बाद मैंने अपना यूट्यूब में फोकस ज्यादा स्टार्ट कर दिया था। और साथ में मैंने पीवाई की उसकी बुक्स ली थी अडर 24/7 की टीम से ही। और जो मैंने पैकेज भी यही वाला लिया था क्योंकि मुझे ऐसा लगा था, तो मैंने 16 मंथ्स वाली वैलिडिटी ले रखी थी। बट हम्म। मुझे नहीं पता था मेरा 3 मंथ में ही वो अपना गेम क्वालिफाई हो जाएगा। तो फिर मैंने वो स्टार्ट करा था। फिर उसके बाद आप भी हमें लास्ट मंथ में आपने बहुत सपोर्ट करा था। हम्म। आपकी जो टू द पॉइंट सीरीज थी वो वेरी हेल्पफुल थी, क्योंकि जब हाँ, थैंक मैं यू। अपनी सेशंस वगैरह ले लेती थी, आपका 9 PM वाला सेशन होता था, हाँ। वो चलता था कभी 2 आवर्स कभी 1 आवर्स। तो उसके बाद डिनर और बेड टाइम से पहले वो गो थ्रू कर लो अपना 5 मिनट्स में टू द पॉइंट हम्म। सीरीज। क्योंकि वो जो टू द पॉइंट सीरीज थे वो यूनिट्स के वो वाले पॉइंट्स थे कि जो उससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। हम्म। तो उसके बाद मैंने वो सब करा था। फिर और मैं सबसे ज्यादा फ्यूचर एस्पिरेंट्स को यही बोलना चाहूंगी कि मॉक करने चाहिए, बट सबसे ज्यादा मेन फोकस करना चाहिए पीवाईक्यूज में। हम्म। क्योंकि पीवाईक्यूज से हमें ये पता चलता है कि कौन सा टॉपिक मोस्ट रिपीटेड है। तो अगर तुम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को अगर गेन कर लोगे, उसके साथ साथ तुम सिलेबस का उसको गो थ्रू करोगे, तो उससे रिलेटेड भी हम अगर क्वेश्चन बनता है तो हम उसको हम्म। क्रैक कर सकते हैं। हम्म। तो मेरा यही रहेगा कि पीवाईक्यूज में बहुत ध्यान देना चाहिए। हम्म। सो हमारे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी क्रैक हो जाते हैं। हम्म। तो कुल मिला के ये था कि आपने ये अटेम्प्ट एज ए ट्रायल दिया होगा, यस सर। लेकिन आपकी इच्छा शक्ति थी, दिल में कहीं ये भी था कि सर अगर। फिर हाँ। मेरी फैमिली ने, मम्मी ने भी मुझे ऐसे ही मोटिवेट करा था कि आप जब पढ़ ही रहे हो तो ऐसा पढ़ो कि तुम्हारा फर्स्ट टाइम में ही हम्म। क्वालिफाई हो जाते हो। फिर हमें और थोड़ी डीमोटिवेशन भी बच्चों को होने लगता है कि हमारा फर्स्ट में, क्योंकि जब हम देखते हैं कि बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, तो फिर जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी उसके 1 मंथ बाद मैंने अपने आप को ऐसे मतलब कि बिल्ड कर लिया था कि मुझे करना है, मतलब कि आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसी अटेम्प्ट में उसे क्वालिफाई कर लूँ। तो मैंने बहुत, जो आपकी मैराथन्स वगैरह थी जो 9 AM वाली होती थी 12 PM तक हम्म। जाती थी, और जो हम्म। पीडी वाली यूनिट और हायर एजुकेशन की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वो थोड़ी डिफिकल्ट भी होती है हम्म। पेपर 1 में। तो हम्म। मैंने उनमें आपकी जो पीवाईक्यूज थे वो अप टू 10 years वाले थे, वो भी वेरी हेल्पफुल रहे थे, तो मैं वो सारा अटेंड करती थी। हाँ, तो बड़ा एक तरीके से बहुत बड़ा मैसेज आपने दिया कि अगर हमको एग्जाम देना ही देना है तो हम उसको अच्छे से तैयारी करके दें, वेदर इट इज आवर फर्स्ट अटेम्प्ट और आवर लास्ट अटेम्प्ट। दूसरी बात, अब आप वो एग्जाम की तैयारी आपने की, फिर आप एग्जाम हॉल में गई। एक सबसे बड़ा जो इशू आता है बच्चों के साथ वो है कि सर टाइम मैनेजमेंट का, और ये हर एग्जाम में होता है, थोड़ा सा मोर और लेस, कहीं ज्यादा होगा कहीं कम होगा। आपने एग्जामिनेशन में कैसे मैनेज किया, एग्जामिनेशन हॉल में पेपर 1 को पेपर 2 को कैसे आपने प्रॉपर चैनलाइज किया? दूसरी बात मैं ये जानना चाहूंगा कि किस तरीके से आपने क्वेश्चंस को रिवीजन भी किया था, कि क्वेश्चन आपने कर लिया, एक बार रिवाइज कर लें कौन सा क्वेश्चन सही है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन मुझसे गलत अटेम्प्ट हो गया हो। आपने वहां पे कैसे मैनेज किया एग्जामिनेशन हॉल में? सर फर्स्ट चीज तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जब जो मेरा डे 1 से जब मैंने स्टार्ट करा था अपना पढ़ना, तो मैंने पेपर 1 और पेपर 2 को इक्वल वेटेज लेके फोकस करा था। भले पेपर 1 की वेटेज कम होती है, 100 मार्क्स का होता है, पेपर 2 हम्म। 200 मार्क्स का होता है, पर मैंने ये एनालाइज करा था प्रीवियस साइकिल और बच्चों के रिस्पॉन्सेज से जो पास वाले स्टूडेंट्स थे, कि कभी कभी पेपर इजी भी आ जाता है, कभी कभी पेपर टफ भी हो जाता है, स्पेशली पेपर 2। तो वो हम मतलब कि प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। पर जो हम्म। पेपर 1 होता है, अगर हम उसको अच्छे से अपना रिवाइज कर ले, प्रिपेयर कर दे, तो हम पे ये चांसेस रहता है कि अगर हमारा पेपर 2 हमारे मार्क्स कम कर सकता है, तो हम उसको वहां से गेन कर सकते हैं पेपर 1 से। हम्म। तो मैंने स्टार्टिंग से ही अपनी सारी यूनिट्स को इक्वल फोकस करा है पेपर 1 की भी। सो वो बहुत हेल्पफुल रहता है। अगर तुमने अच्छा स्कोर पेपर 1 में ले लिया, तो पेपर 2 में अगर तुम्हारा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी रहेगा, तो तुम्हारा अच्छा स्कोर बन जाता है इन द एंड। हम्म। तो बात करें जब एग्जाम सेंटर में जाने की, हमने कैसा उसका इन्वायरमेंट, एग्जाम का जो प्रेशर रहता है, सो बेसिकली मेरी प्रिपरेशन अपनी तरफ से मेरी फुल थी। तो मुझे इतना जब अपने जब तुम खुद से इतना पढ़ लेते हो, तुम्हें ऐसा लगता है यू आर कॉन्फिडेंट इनफ। तो आई वॉज कॉन्फिडेंट। और मैंने कोई मतलब कि मैं कोई डिमोटिवेट नहीं हुई थी, क्योंकि मेरे से एक दिन पहले एग्जाम हुआ था इंग्लिश वालों का, उसमें आया भी था कि पेपर बहुत डिफिकल्ट था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। बट फिर मुझे लगा कि अगर तुम अपना खुद से अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हम्म। हो, तो डू डू योर बेस्ट। सो हम्म। बाकी चीजों को मैंने नेग्लेक्ट करा। और जब पेपर 1 स्टार्ट हुआ था, तो मैंने टाइम मैनेजमेंट करा है। और टाइम मैनेजमेंट के साथ हमें यही देखना होता है कि एक तो प्लस पॉइंट ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हमें हम्म। पेपर सारा अटेम्प्ट करना चाहिए, पेपर 1 पेपर 2। और साथ में
हमें एक्यूरेसी में फोकस करना चाहिए कि हम्म अटेम्प्ट तो कर लो, अगर वो सही नहीं हुआ तो हमारा मार्क्स नहीं बन पाएगा, स्कोर अच्छा। ठीक तो है। मैंने ये फोकस करा था कि अपना जो मुझे थोड़ा बहुत डाउट लगता है क्वेश्चन, क्योंकि कोई भी ऐसा पेपर नहीं होता जिसमें हर बच्चा पूरा 100 आउट ऑफ 100 हम्म करके आ जाएगा परसेंटेज। तो फिर उसमें उनको मैंने मार्कर्स रिव्यू में रखा था। फिर जो डीआई के लिए मैं बच्चों के लिए ये फोकस करूंगी, जो डीआई वाली यूनिट होती है उसमें आप स्टार्टिंग से ही उसमें रोज अगर आप, अगर वीक भी हो मैथ्स में, तो अगर आप 15 मिनट्स भी एक डीआई में लगाओगे तो आपकी स्पीड भी इनहेंस होती रहेगी। अगर रोज रोज एक करोगे तो आपको हैबिट हो जाती है, और वो क्वेश्चन सॉल्व का करने का एक पैटर्न होता है। बेसिकली सिमिलर ही होता है, परसेंटेज का आता है, रेशियो का आता है। तो हम्म उससे आपकी स्पीड भी बन जाती है और आपको हैबिट हो जाती है क्वेश्चंस करने की। सो हम्म मेरा प्लस पॉइंट ये भी रहा था, मेरा पूरा डीआई के 10 मार्क्स सही थे। और हम्म यूनिट जो पेपर वन होता है उसमें भी एक आरसी आता है, वो भी हम्म। अगर आप सही करोगे तो 20 मार्क्स तो यहीं से स्कोर हो जाता है। हाँ हाँ फिर ठीक जो है। अब एक नया पैटर्न में चेंज आया पेपर टू में, उसमें भी दो आरसी होते हैं। अगर आप हम्म उसमें भी अच्छा स्कोर कर लो तो 20 मार्क्स वहां से भी हो जाएंगे। तो ये 40 मार्क्स ही आपको इतना बड़ा नंबर होता है, क्योंकि ये यूजीसी नेट और जेआरएफ की जो रेस होती है इसमें दो दो नंबर इतना मैटर हाँ करता है, क्योंकि कभी कभी हाँ। हम 2 नंबर से रह जाते हैं। तो मुझे यही लगता है कि अगर आप कुछ कुछ जो मेन मेन पॉइंट्स होते हैं इनमें फोकस करोगे तो आप बहुत आगे निकल सकते हो। और मेरा तो खाली यूजीसी नेट निकला है, बट मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ मार्क्स से रह गई हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि यू कैन, अगर आप, ये सब मिथ्स होते हैं, अगर आप अच्छे से अपना कॉन्फिडेंस और मोटिवेटेड रहो और डिसिप्लिन में प्रैक्टिस करते रहो, तो आप जेआरएफ भी क्वालिफाई कर सकते हो इजीली पेपर वन, अटेम्प्ट वन में। सो ग्रेट। बाद में जब आप मार्केट रिव्यू में कुछ क्वेश्चंस रखते हो, अगर आपने टाइम मैनेज कर रखा है, पहले तो आप मार्केट रिव्यू में जो आपको सही लग रहा है, 90% श्योर है, उस पर टिक कर दो। फिर लास्ट में जाके अगर आपको टाइम ना भी मिले तो तब भी इट्स ओके, अगर मिल जाएगा तो आप उसको एक बार रिव्यू कर दो अगर थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। बाकी ग्रेट। तो आपको सारा अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हम्म। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा सिया, कि पेपर वन जो कि हर बार एक अच्छा रोल प्ले करता है एग्जामिनेशन में, तो आपने पेपर वन को कैसे तैयार किया? क्योंकि पेपर टू तो हर बच्चे का पढ़ा हुआ होता है, कोई भी बच्चा हो, एमए करा हो, एमएससी किया हो, एमकॉम किया हो, तो पेपर टू पढ़ के आता है। पेपर वन को आपने कैसे मैनेज किया? क्योंकि आपके लिए भी नया रहा होगा, आप यस मैनेजमेंट सर। की स्टूडेंट हैं, आपने कभी टीचिंग की थ्योरीज नहीं पढ़ी होंगी, रिसर्च मैं समझ सकता हूँ थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हो, आपने लॉजिकल रीजनिंग नहीं पढ़ी होगी, तो ये सब आपने कैसे मैनेज किया? इसकी तैयारी आपने कैसे की? सर मैंने स्टार्टिंग से ही जो मैंने कोर्स खरीदा था, मैंने उसी में, मतलब कि मैंने कोई फालतू बहुत ज्यादा, क्योंकि हम्म अगर कि आप लोग भी हमें वही पढ़ा रहे हो जो बुक्स में लिखा हुआ है, तो मैंने जो मेरे सेशंस होते थे मैंने उनको रोज रोज लिया, अटेंड करा है। और उसमें कोई वो नहीं करा, स्किप नहीं करे, हर यूनिट वाइज सारे हम्म चैप्टर्स को भी और सारे टॉपिक्स को यूनिट वाइज पढ़ा है। हम्म तो मैं साथ साथ में, जब टीचर पढ़ा रहे होते तो बहुत से स्टूडेंट साथ साथ में नोट्स नहीं बताते, पर मेरी ये आदत है कि जब टीचर पढ़ा भी रहे होते हैं, भले वो पीडीएफ मुझे मिल जाएगी, वो सब हम्म लिखा हम्म रहता है, पर मैं हम्म फिर भी मैंने अपनी सारे नोट्स बनाए हैं। तो हम्म फिर उन नोट्स के साथ मैंने एक हाइलाइटर रख रखा था, उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उनको मार्क करते जाओ। क्योंकि जब लास्ट में, जब सारा सिलेबस, तो सिलेबस कंप्लीट करना है कोई बिग टास्क नहीं होता, जब सिलेबस तो ठीक। हर कोई कंप्लीट कर लेगा। हम्म पर जो होता है ना, फिर बाद में बार बार फोन में डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, तो मैं अपने नोट से ही पढ़ती थी। तो मैंने अपने सारे नोट्स बना रखे थे, उसी से मैंने सारा पढ़ा है। और जो फैकल्टी अभिषेक सर है, उनकी ये सारी यूनिट्स थी, एलआर, हम्म मैथमेटिक्स और आईसीटी का भी इस बार बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, हर हर हम्म उसमें के आईसीटी के क्वेश्चंस बढ़ गए हैं। तो मैंने अपने सारे टीचर्स के पीवाईक्यू सॉल्व करे, मैराथन सॉल्व करे, यूट्यूब पे एवरीथिंग जो उन्होंने दिया है, और जो हम्म। उनकी पीवाईक्यूज की बुक थी उससे भी सॉल्व करा था। और ग्रेट। जो आपके सेशंस थे वो भी लिए। तो मुझे ऐसा लगता है मैं सारा जो मैंने पढ़ा है वो अपने टीचर्स ने जो मुझे गाइड करा है, जो उन्होंने मुझे ट्रैक दिखाया है, मैंने उसको फॉलो करा और आई क्वालिफाइड माई एग्जाम। एक्चुअली तरीका यही होता है जो आप बता रही हैं, नोट मेकिंग का और जो पढ़ने का तरीका होता है, साथ साथ में पढ़ते रहिए और दो तीन कलर की कलम रखते रहिए साथ में, कि वो हाईलाइट भी करते चलिए कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, किसको हमें ज़्यादा सर टाइम देना क्योंकि है। जब एग्जाम, जब सिलेबस हो गया था ना, जो एग्जाम से स्टार्टिंग का लास्ट जो हमारा 1 वीक बचा रहता है, उसमें हमें मॉक तो देने नहीं चाहिए। आप लोगों ने हम्म हमें यही सिखाया और मैंने भी यही फॉलो करा, क्योंकि मॉक ये चीज रहती है उसमें, मतलब कि ऐसे कोई हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते वो आएगा ही आएगा, पर हम्म पीवाईक्यूज में हम कर सकते हैं कि इसकी, ये ज्यादातर मोस्ट रिपीटेड हर साइकिल में आता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो उससे हम थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं, हमने तो इतना पढ़ लिया। तो मैंने भी अपना लास्ट में कोई मॉक्स नहीं दिए थे, बस पीवाईक्यू सॉल्व करे थे। और फिर जो अपने नोट्स होते हैं उनको गो थ्रू कर लो, क्योंकि मेन तो सिलेबस होता है ना, पीवाईक्यूज भी हम्म कर लेते हैं, पर अगर तुम्हें सिलेबस ही नहीं, जो बेसिक्स है तुम्हें वही नहीं पता होगा, तो
फिर उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस नहीं कर पाते, तो मैंने जी सारे जी। पीवाई क्यूज के साथ साथ मैंने वो करा था, और जो आप टू द पॉइंट सीरीज पढ़ाते थे उनको भी मैंने नोट कर लिया था। और हम्म उसके बाद सर जो क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर वन में, हम्म पीपल डेवलपमेंट में जो एयर्स आता है हम्म। और कमीशंस के होते हैं, तो मैंने उनको क्रोनोलॉजी के ऑर्डर से नोट्स बना रखे थे, तो वो इजी रहता है कि टू लाइनर्स में अपना पढ़ लो और फिर आगे आगे बढ़ते रहो। तो सारा सिलेबस मैंने ऐसी पेपर से एक दो दिन पहले मैंने पेपर वन और पेपर टू को ऐसे रिवाइज करा अपने सेल्फ नोट से जो ग्रेट टीचर ने प्रोवाइड करे थे। ग्रेट ग्रेट। तो आप 24 घंटे में कितने घंटे आपने पढ़ाई की? क्या वो टाइम कभी घटा बढ़ा भी, या फिर आपने एक स्टैग्नेंट रखा कि नहीं 6 घंटा हमको पढ़ना है तो हम 6 घंटा ही पढ़ते थे, या फिर कैसे आपका पढ़ना होता था? सर मेरा स्टार्टिंग में जब जो स्टार्टिंग में सिलेबस कंप्लीशन का होता था, वो तो मैंने जो क्लासेस चलती रहती थी पेड क्लास में हम्म वो करती रहती थी। साथ में मुझे अपना प्रीवियस रिकॉर्डेड भी करना होता था। उस टाइम मैंने ज्यादा यूट्यूब में ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मुझ पे हम्म ऑलरेडी इतना सारा बर्डन था, क्योंकि मुझे प्रीवियस वीडियोस भी करनी थी मैंने, क्योंकि हम्म खाली इसमें 2.5 या 3 मंथ्स ही पढ़ा है इस एग्जाम के लिए, हम्म टू बी हम्म ऑनेस्ट। और मैं ये हम्म नहीं कहूंगी कि मैंने 6 महीने की तैयारी करी थी, हम्म मैंने 3 महीने ही पढ़ा है। हम्म तो मैंने पहले तो अपना बेसिक जो सिलेबस कंप्लीट करना था वो करा है। उस टाइम जितने मुझे आवर्स लगते थे, 6 आवर्स लगते थे, वो मेरी रोज सेटिंग होती थी इतने आवर्स। पर जो हमारा लास्ट मंथ था जब सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया था, उस टाइम मैंने अपनी बढ़ा दी थी, क्योंकि उस टाइम तो जब कभी कभी खाना भी कभी लेट हो जाता था, क्योंकि मैं बीच में अगर कोई क्लासेस चल रही होती थी तो हम हम्म वो कंटिन्यू करते थे, क्योंकि फिर गैप आ जाता है तो फिर वो बहुत सारी वीडियोस कलेक्ट होती रही हो जाती है, हम्म तो मैंने साथ साथ में अटेंड करती थी आप लोगों के लेक्चर्स। हम्म और फिर लास्ट में मेरी टाइम बढ़ा दिया था, 8 to 10 आवर्स हो जाते थे। जो लास्ट मंथ था उसमें मैंने अपने आप को बहुत पुश कर दिया था कि हम्म अब जब सिलेबस हो गया तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं हम्म कि आई कैन। हम्म। सो यही है। चलिए, थैंक यू सो मच। जाते जाते एक सवाल और से आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी इस सफलता में मेरा क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? मैंने सर कहाँ आप तक आपकी आपकी सफलता में और आपकी ये नेट की जर्नी में कितना कंट्रीब्यूट किया है? सर मैं यही कहना चाहूंगी कि आप जो हमारे लास्ट मंथ में आप आए और हमें सपोर्ट करा, वो एक बहुत बड़ा पुश था और हमें मोटिवेट हम्म करा था आपने कि क्योंकि हम आपके साथ लेक्चर अटेंड करते थे, बच्चे बोलते थे हम थक जाते थे, पर आप बोलते थे अगर अभी मेहनत कर लोगे फिर आप ये सारा स्ट्रगल भूल जाओगे, जब हमारे हाथ में हम्म वो रिजल्ट आ जाता है तो हमारे हम्म ऐसे लगता है कि वो स्ट्रगल वर्थ इट होता है, हार्ड वर्क जो हमने हम्म पेड ऑफ करा है। तो मुझे यही लगता है कि जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स है, मुझे लगता है कि जो आप जैसे आप टीचर हो और टीचर्स को भी ऐसी फॉलो करना चाहिए, हम्म। और जो आप रास्ता दिखा रहे हो उसको उसमें चलते रहो। और जो आप पढ़ाते हो तो अच्छा ही है, और हमने क्वालिफाई आपकी वजह से ही करा है आज। चलिए, थैंक यू सो मच। तो मतलब ये हुआ कि आप 6 महीना नहीं, आप 2.5 से 3 महीना भी अच्छे से तैयारी करके नेट एटलीस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं। थोड़ी और मेहनत कर लें तो आप जेआरएफ भी क्वालिफाई यस। कर लेंगे। हमारे साथ जुड़ी थी सिया। थैंक यू सो मच सिया फॉर कनेक्टिंग अस। जुड़े थैंक रहने यू के लिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाली जिंदगी के लिए, आपकी एकेडमिक लाइफ के लिए हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। हम बहुत जल्द आपसे फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे जब आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लेंगे। थैंक यू सर। ये थी सिया की कहानी, आपने सुनी। इस सिया की जगह आप भी हो सकते हैं अगर आप नेट क्वालिफाई कर लें। सिया की कहानी से आप मोटिवेशन ले सकते हैं कि किस तरीके से 6 नहीं, हम 2.5 और 3 महीने यानी 6 के आधे टाइम भी अगर हम निकाल दें तो रेगुलर पढ़ाई करके 3 साढ़े 3 महीने में भी हम नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। ये कोई मुश्किल टास्क नहीं है, करने वाला इंसान ही होता है। ये भी इंसान है, हमने भी किया है, और अगला नंबर आपका भी हो सकता है। तो जाते जाते अपनी बात को मैं यहीं खत्म करूंगा, लेकिन मुझे एक शेर याद आ रहा है कि हाथ की लकीरों में फैसले नहीं होते, हाथ की लकीरों में फैसले नहीं होते, अज़्म का भी हिस्सा है जिंदगी बनाने में। तो हमारी इच्छा शक्ति, हमारा दृढ़ संकल्प कैसा है, ये डिपेंड करेगा कि हम कितनी दूर तक अपनी मंजिल को तलाशते जा सकते हैं और कितनी जल्दी हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और एस्पिरेंट के साथ। टिल देन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। थैंक यू सर।